पीछे जान, पीछे जान, पीछे जान, पीछे जान। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल के 24 परगना इलाके के टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जिस तरह से कल उनके ही इलाके में हमला किया गया, जिस तरह से भीड़ ने उन्हें घेरा, उन पर लात घूंसे बरसाए, उन पर पत्थर फेंके, उन पर टमाटर, अंडे और जूते फेंके और जिस तरह से उन्हें बुरी तरह से घेर कर पीटने की कोशिश की, पीटा भी और उनके कपड़े फाड़े, तो क्या जन आक्रोश था, स्थानीय लोगों का गुस्सा था या एक प्री प्लानिंग थी, एक साजिश थी? और तयशुदा ढंग से अभिषेक बनर्जी जब टीएमसी के कार्यकर्ता की हत्या के बाद उसके घर पहुंचे थे तो वहां पहले से ऐसे लोग तैनात थे, मौजूद थे और ऐसी तैयारी थी कि भीड़ अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट, धक्का मुक्की करेगी और कुछ भी वो करेगी जो तस्वीर में दिखा। बीजेपी के नेताओं की माने तो भीड़ का गुस्सा था। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इसको इसी तरह से लिख रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी ने वही पाया, वही काटा जो उसने बोया था, टीएमसी ने बोया था। लेकिन क्या यही सच है? टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि उस भीड़ में कई ऐसे लोग थे जो बीजेपी के सपोर्टर थे, बीजेपी के लोकल लीडर थे और एक तयशुदा ढंग से अभिषेक बनर्जी को घेर कर लिंच करने या मारने की कोशिश हुई और उनकी जान को खतरा था। ऐसा ममता बनर्जी ने भी कहा, अभिषेक बनर्जी कह चुके हैं। लेकिन ट्विटर पर कुछ तस्वीरें टीएमसी की तरफ से पोस्ट की गई, जैसे ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें एक महिला दिखती है जो उस भीड़ का हिस्सा है, जो बीजेपी से जुड़ी हुई है, बीजेपी नेताओं के साथ उसकी तस्वीर है। टीएमसी ने लिखा स्पॉन्सर्ड अटैक और वो महिला बीजेपी नेताओं के साथ दिखती है। दूसरी स्क्रीन में आप देखेंगे कि वही महिला जो वहां मौजूद है, हाथ में दिख रही है, अंडे दिख रहे हैं, लेकिन वो महिला बीजेपी नेताओं के साथ है और सीधे सीधे टीएमसी का कहना है कि बीजेपी प्रायोजित हमला था, बीजेपी इससे पिंड नहीं छुड़ा सकती। अब बीजेपी ये नहीं कह सकती कि लोकल लोगों का आक्रोश था। एक और तस्वीर है स्क्रीन पर, दूसरी तस्वीर, ये बीजेपी के मंडल प्रेसिडेंट है अभिजीत विश्वास, ऐसा टीएमसी का कहना है और ये भी वहां मौजूद थे। टीएमसी का आरोप है कि ये वहां भीड़ को उकसाने और अभिषेक बनर्जी पर हमला करवाने के लिए वहां मौजूद थे और ऐसे आरोप लगातार टीएमसी की तरफ से लगे। और सवाल तो यही है ही कि अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा, Z+ जो सुरक्षा थी, नतीजे के 2 दिन बाद 6 मई को सुरक्षा हटाई गई और उसके बाद अभिषेक बनर्जी अपने 24 परगना इलाके में, जहां के वो सांसद हैं, उस इलाके में पहुंचते हैं। एक सिटिंग सांसद अपने इलाके में पहुंचता है, पुलिस को पता होगी ये बात कि अभिषेक बनर्जी वहां पहुंच रहे किसी के घर, और उसके बाद भीड़ ने जिस ढंग से अभिषेक बनर्जी को घेर कर, जिस तरह से अभिषेक बनर्जी के साथ बर्ताव किया, जिस तरह से धक्के मुक्के के बीच उन्हें एक तरह से चारों तरफ से घेर कर उन्हें पीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए। और एक तस्वीर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक शख्स अभिषेक बनर्जी पर पत्थर फेंक रहा है और ये तब जब अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए उन्हें हेलमेट पहना दिया गया था ताकि उनके सिर पर ऐसा कोई जानलेवा चोट सिर पर न लगे। और एक शख्स पत्थर फेंकता, इसका वीडियो है जिसमें तड़क से आकर एक पत्थर उनके हेलमेट पर लगता है और हेलमेट के आगे जाली है। अब कल्पना कीजिए कि अगर उनके हेलमेट में वो जाली नहीं होता और हेलमेट नहीं होता, अगर सीधे उनके चेहरे पर पत्थर लगता तो क्या होता। एक तरह से ये हमला उनको बहुत नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन ये हमला हुआ, सुरक्षा की पूरी तरह से नाकामी। सवाल उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल में, जो सियासी संस्कृति के लिए पश्चिम बंगाल इस मायने में बदनाम है, चुनावी हिंसा के मामले में टीएमसी पर बहुत सारे आरोप लगे बीते 15 सालों में, लेकिन अब तो सरकार बदल गई, सत्ता बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गए, बीजेपी का राज हो गया, भयमुक्त शासन का बीजेपी ने भय की जगह भरोसा का वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी और नरेंद्र मोदी समेत प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने यही वादा किया। फिर एक सिटिंग सांसद को इस तरह से घेर कर अगर भीड़ उन्हें एक तरह से लिंचिंग जैसा वहां माहौल बन जाता है और उसके बाद बीजेपी के नेता, बहुत सारे नेताओं के बयान दे रहे हैं, देख रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। शीतल पी सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सत्य हिंदी के फाउंडर हैं। प्रभाकर मणि तिवारी, नमस्कार। प्रभाकर मणि तिवारी जी हैं, कोलकाता में हैं, पश्चिम बंगाल में 3 दशकों से सीनियर जर्नलिस्ट हैं।
इससे पहले आपको बता दूं कि अभिषेक बनर्जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे मारने की साजिश थी, मेरा सिर 2 टुकड़ों में फट सकता था। यह भाजपा अगर शामिल नहीं है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा, जैसा कि मैंने कहा, ममता बनर्जी का बयान है कि हमले के पीछे बीजेपी है, लेकिन बीजेपी नेताओं के बयान है जिसमें वो कह रहे हैं इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन बहुत सारे लीडर इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि पहले जो टीएमसी करती रही है उसी का नतीजा है, लोगों का गुस्सा है। ये कहने की कोशिश अगर बीजेपी लगातार कर रही है लोगों का गुस्सा है, फिर सवाल उठता है इसमें बीजेपी की लीडर या बीजेपी के लीडर वहां उस भीड़ का हिस्सा थे तो इसका क्या मतलब, क्या वो पहले से सोची समझी साजिश थी? ऐसे सवाल टीएमसी की तरफ से लगातार आ रहे हैं। पहला सवाल आपसे ही प्रभाकर जी, खबरें ये आ रही है कि 4 या 5 लोग अरेस्ट हुए हैं इस पूरे मामले में, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है जो टीएमसी के लीडर्स कह रहे हैं कि चूंकि अभिषेक बनर्जी को वहां जाना था सोनारपुर, इसलिए पहले से प्लान किया गया और उस प्लानिंग के तहत यह हुआ, जिसमें एक ऐसी तस्वीर भी है जो डरावनी तस्वीर है, जिस तरह से वो हेलमेट में है और उनके चेहरे पर पत्थरनुमा कोई चीज आकर लगती है, कपड़े उनके फटे हैं, बदहवास हैं, उनके साथ कोई सुरक्षा नहीं है, किसी तरह से बचाकर घेर कर उनको लाया जाता है, बल्कि एक एबीपी न्यूज का रिपोर्टर भी उन्हें भीड़ से बचाने की कोशिश करता है। और इस भीड़ की हिंसा में पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ हुआ है बीते 10 सालों में, तो कैसे देखते प्रभाकर जी इसको? जी देखिए, अभिषेक बनर्जी चुनावी नतीजों के बाद पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम था कि एक तृणमूल कार्यकर्ता की हिंसा में मौत हुई थी। चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उस इलाके में, तो उनके घर जाने का अभिषेक बनर्जी का पहले से कार्यक्रम तय था, लेकिन बावजूद इसके वहां न तो कोई पुलिस थी, न ही प्रशासन का कोई अधिकारी था, सिर्फ 2 सुरक्षा कर्मी थे उनके साथ। और जैसा कि तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि वहां पहले से अभिषेक पर हमले की तैयारियां थी और उसी हिसाब से सब लोग हाथ में अंडे, पत्थर, चप्पल, जूते लेके थे, उनके साथ हाथापाई हुई, गुस्से मारे गए, थप्पड़ मारे गए, कपड़े फाड़े गए उनके। तो इससे कुछ तो दम नजर आता है तृणमूल के आरोपों में कि ये प्री प्लान था, इसीलिए पुलिस नहीं थी। पुलिस काफी देर बाद वहां पहुंची, जब उस कार्यकर्ता के घर में घुस गए थे अभिषेक बनर्जी और उन्होंने कहा कि पुलिस के आने तक मैं यहीं रहूंगा, इनको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो पुलिस पहुंची, केंद्रीय बल के जवान पहुंचे और उनको वहां से निकाल कर ले गए। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने कल भी कहा था, आज भी दोहराया है कि अगर हेलमेट नहीं होता तो अभिषेक बनर्जी की हत्या हो जाती कल, और इसी इरादे से ये योजना, उनको जान से मारने की योजना थी, इसी इरादे से भाजपा ने प्री प्लान करके सुनियोजित तरीके से उन पर हमला किया था। और ठीक है, बीजेपी के नेताओं ने जस्टिफाई किया है, सुकांत मजूमदार ने भी कहा है कि जैसा बोया है वैसा काट रहे हैं, हिंसा की संस्कृति तृणमूल कांग्रेस की है। लेकिन बावजूद इसके मुझे ऐसी कोई घटना याद नहीं आती। ठीक है, पथराव हुए काफिले पर बीजेपी नेताओं के, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी सांसद को सरेआम इस तरह जूते चप्पल मारे गए हों, थप्पड़ घूसे मारे गए हों, पत्थर चलाए गए हों, कपड़े फाड़े गए हों। बंगाल में तृणमूल पर चाहे जितने भी आरोप लगे हैं, लेकिन ऐसी कोई घटना कम से कम मुझे ध्यान में नहीं आती बीते 15 साल के उसके शासनकाल में। तो ये जैसा कि कहा गया था कि ये बदले की राजनीति नहीं होगी, भय का वातावरण जाएगा, भय जाएगा, भरोसा आएगा, तो कम से कम ये घटना तो उसके खिलाफ जाती लग रही है कि बदले नहीं, बदलाव चाहते हैं। तो ये तो बदलाव नहीं है, तो साफ है कि बदले की राजनीति। और उसी इलाके के सांसद हैं अभिषेक बनर्जी, रिकॉर्ड वोटों से जीत चुके हैं, तो उसके बाद उनके खिलाफ आम लोगों का आक्रोश तो ऐसा नहीं हो सकता, आम लोगों की हिम्मत ऐसी नहीं हो सकती जब तक उनको भरोसा नहीं हो कि मेरे पीछे ताकत है, राजनीतिक संरक्षण है, मुझे बचा लिया जाएगा, मेरा बाल बांका नहीं होगा। और दिलचस्प यह है कि कल से अब तक तृणमूल कांग्रेस या अभिषेक बनर्जी की ओर से इस घटना की कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है। अभिषेक ने कहा वे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। पुलिस ने, और कल से ही मांग हो रही है गिरफ्तार करने की हमलावरों की, तो पुलिस ने वीडियो फुटेज के सहारे इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और लोगों की तलाश चल रही है। और इस बीच जो तस्वीरें वायरल हो रही है उसमें बीजेपी के स्थानीय नेता नजर आ रहे हैं, कुछ महिला नेता अमित शाह के साथ नजर आ रही है, मंडल अध्यक्ष अभिजीत भी नजर आ रहे हैं मौके पर। तो सवाल ये भी तृणमूल कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं कि अगर ये आम लोगों का आक्रोश था तो वहां बीजेपी के नेता क्या कर रहे थे? क्या लोगों को उकसा रहे थे? क्या अभिषेक पर हमले के लिए भड़का रहे थे लोगों को? पहले से ही भड़काया हुआ था इन लोगों ने, क्योंकि सबके हाथों में, अचानक भीड़ के हाथों में
अंडे, टमाटर, पत्थर और जूते चप्पल कहाँ से रहेंगे। इस बीच आज 24 घंटे के भीतर कल्याण बनर्जी भी जा रहे थे थाने, हुगली जिले में चंडीतला थाने, इन घटनाओं के खिलाफ ज्ञापन देने। तो उन पर भी कहीं से उनका आरोप है कि पत्थर आया, उनके सिर पे चोट लगी, सिर फूट गया, वहीं नीचे सो गए, सड़क पर ही सो गए। लोगों से कहा कि देख रहे हैं आप लोग, इसका विरोध कीजिए, नहीं तो आज हमारी बारी है, कल आपकी बारी आएगी। पुलिस ने हालांकि कहा है कि हमले का आरोप है, देखा जाए, जांच हो रही है टाइप का। और कल की और एक घटना दिलचस्प है कि दो अस्पतालों में अभिषेक बनर्जी को ले जाया गया। पहले अस्पताल में आरोप लगाया गया कि इलाज नहीं हुआ, दूसरे अस्पताल में, बेलव्यू अस्पताल में ले जाया गया। तो तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की ओर से दबाव डाला जा रहा है कि अभिषेक को भर्ती नहीं किया जाए। और आज एक वीडियो भी सामने आया है बेलव्यू अस्पताल का, जिसमें वो ममता बनर्जी अस्पताल के सीईओ टंडन को धमकाते नजर आ रही है कि आप लोग ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, हमने आपके लिए बहुत कुछ किया है और आपको इसका फल भुगतना होगा। तो इसमें एक चीज में थोड़ा दम मुझे नजर आ रहा है, इसलिए कि आप सर दर्द लेकर जाइए तो निजी अस्पताल आपको दाखिला देने के लिए व्याकुल रहते हैं, वो जरूरी हो या नहीं दाखिल कर लेते हैं। यहाँ बार बार अनुरोध के बावजूद दो बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों ने यह कहकर उनको दाखिला देने से इनकार कर दिया कि ऐसी कोई चोट नहीं है जिसके कारण दाखिला लेने की जरूरत पड़ गई। तो इससे थोड़ा आरोपों में दम लगता है। सरकारी अस्पताल होता तो अलग बात थी, लेकिन निजी अस्पताल तो बिना वजह मरीजों को भर्ती करने के लिए ये है, बदनाम होते हैं, बदनाम है। बिल्कुल। और आप किसी भी के लिए, सही आपने कहा, सर दर्द हो या कहें कि कहीं दर्द है, सीने में दर्द है, तो तुरंत एडमिट करके 5 बोतल सलाइन चढ़ा के और एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई सब करने लगते हैं। और यहाँ अगर है तो एडमिट क्यों नहीं किया, ये एक सवाल है। और ये किसके दबाव में नहीं किया, या क्या अस्पताल को डर था जिसकी वजह से अभिषेक बनर्जी को एडमिट भी नहीं किया। भाई एडमिट करने के बाद, सारा टेस्ट करने के बाद आप ये कह सकते हो कि उनको चोट कम है या एडमिट होने की जरूरत नहीं है या हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। लेकिन जो आरोप ममता बनर्जी ने लगाया कि एडमिट ही नहीं किया। शीतल जी, आप चूंकि बहुत बारीकी से पश्चिम बंगाल की घटनाओं को देखते भी हैं, हिंसा की संस्कृति पश्चिम बंगाल में है। टीएमसी पर भी 15 सालों में बहुत आरोप लगे हैं, टीएमसी की गुंडागर्दी की, टीएमसी के गुंडागर्दी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की, और बीजेपी की तरफ से दावे तो किए जा रहे हैं कि 200-300 कार्यकर्ता मारे गए या घायल हो गए। लगातार 10-15 साल से बीजेपी यही करती है। इसके पहले लेफ्ट वर्सेस टीएमसी भी था। लेकिन जैसा कि प्रभाकर जी ने भी कहा, एक सिटिंग एमपी को अपने इलाके में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और उस एमपी की जो भी सुरक्षा थी, जिसे चुनाव नतीजे के 2 ही दिन बाद, Z+ सुरक्षा थी, 2 ही दिन बाद 6 मई को हटा दिया जाता है। 2 मामूली पुलिसकर्मी थे, वो भी बचाते उस तरह से नहीं दिख रहे। ब्लैक सफारी वाला दिख रहा है जो उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो रुख था, जैसे एक तस्वीर आपको दिखा रहे स्क्रीन पर, कि जो बंदा पीली शर्ट वाला ऐसे पत्थर मार रहा है टक से, वो दूसरा काट देखो, टक से अभिषेक के उस हेलमेट पर लगता है। ये सही है कि अगर हेलमेट नहीं पहना होता तो नाक मुंह टूट सकता था। और उसके बाद बीजेपी का ये रवैया कि जो बोया है वो काटोगे। सबके बयान मेरे सामने, सुकांता मजुमदार, राहुल सिन्हा, समीक भट्टाचार्य, सब ने एक तरह से कहा है कि जो पहले होता रहा है, टीएमसी की गुंडागर्दी है, अब ये कहीं जाने लायक नहीं है। ये सब कैसे देखते हैं इसको? क्या यहाँ से एक अंदेशा दिखता है? देखिए, चुनाव के दिन और उसके बाद से अब तक करीब 200 मामले वहां रजिस्टर हुए हैं हिंसा के। 400 से ज्यादा अरेस्ट हुई हैं, 433 के आसपास लास्ट रिपोर्ट था, और 1000 प्रिवेंटिव डिटेंशन हुए हैं अब तक। सेंटर से सिक्योरिटी फोर्सेस मांगी गई हैं काफी बड़ी तादाद में, ऑलरेडी वहां थी और रोकी गई थी, फिर मांगी गई थी। तो ये तो साबित हो रहा है बार बार लगातार कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा में सभी लोग शामिल हैं। जब जो पावर में आया है उसके विपक्ष में जो रहा है उसके खिलाफ हिंसा वहां बहुत आम है। अब वो परिमाण इतना बढ़ जाएगा कि जैसा बता रहे हैं प्रभाकर जी, वहीं रहते हैं, ये ज्यादा जानते हैं। एक घटना मुझे याद आती है कि एक वो गायक और सिनेमा कलाकार वगैरह थे जो सांसद भी थे पहले, वो बीजेपी पर एक बार इस तरह का हमला होते हुए वीडियोस हम लोगों ने देखे थे। बाद में तो वो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में ही वापस आ गए थे। लेकिन एक बार ऐसा एक हमले का वीडियो मुझे कुछ याद पड़ता है, किसी सड़क पे। हाँ, सही बात है, पोलिंग के दिन का था, उनकी कार का शीशा उसा फोड़ा गया था, कार वार का शीशा 2021 का था अगर मुझे याद, 2000, हाँ मतलब चुनाव के समय का था, 21 था 19 था, याद नहीं, 21 ही था शायद। हाँ जी।
तो वहां का थोड़ा सा रिकॉर्ड भी मैं दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली वहां सबसे बड़ी हिंसा, पॉलिटिकल हिंसा तो वहां होती थी, लेकिन पॉलिटिकल हिंसा कौन सी होती थी? नक्सलवाद आया जब 67 के बाद, नक्सली हिंसा हो रही थी, बड़े पैमाने पर हुई, बहुत लोग उसमें, तो यूनिवर्सिटीज के प्रेसिडेंसी कॉलेज वाले सब शामिल थे, और उसके खिलाफ सरकारी दमन हुआ, जो सिद्धार्थ शंकर रे के जमाने में हुआ। हजारों लोगों की इसमें मारे जाने की, आगजनी की, से करने की, एनकाउंटर होने की केसेस हैं। वो एक हिंसा थी। उसके बाद 77 में लेफ्ट फ्रंट जीत गया वहां, सरकार पहली बार बन गई, जनता दल वगैरह जब बना था तब उस जमाने। उसके बाद लेफ्ट फ्रंट चला, वो जीतता रहा चुनाव, हिंसा के आरोप लगते रहे, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर संख्या कभी नहीं आई जो नक्सलवाड़ी आंदोलन के जमाने में थी, और या उसके बाद हुई जो 2011 से रिपोर्ट होती है। 2011 में जब लेफ्ट फ्रंट हारा है, उसके बाद वहां एक बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, और उसमें करीब 25 से 75 डेथ्स का, अलग अलग, इसमें सीपीएम वाले बहुत डिटेल देते हैं, लेकिन जो सरकारी तौर पर है वो 25 डेथ का आंकड़ा है। 11 में असेंबली के इलेक्शन के तुरंत बाद 25 डेथ, इस बार अभी 4 या 5 का आंकड़ा है। और 2016 असेंबली इलेक्शन में फिर 8 डेथ्स हुई हैं। 2018 के पंचायत चुनाव में 75 डेथ्स। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, आगजनी, ऑफिस तोड़ना, घर जलाना, फिजिकल हमला जैसा ये हुआ, मैं डेथ्स की बात कर रहा हूँ, जो बड़ा नंबर होता है। तो 2018 के पंचायत पोल में 75 लोगों की मौत हुई है। 2021 के असेंबली इलेक्शन में 17 लोगों की मौत हुई है, और वाइड स्प्रेड वायलेंस था। 2026 में अब तक 5 डेथ रिपोर्टेड है, और इसमें एक उसकी भी हत्या है, जो इनका शुभेंदु अधिकारी का पीएस था, जिसको पता नहीं किन लोगों ने कैसे मारा है, क्या डिटेल। तो ये बंगाल का इतिहास है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो अभी है, जिसमें आधे से ज्यादा तो तृणमूल वाले ही हैं, जो उधर से इधर हो गए हैं, मुख्यमंत्री समेत। इनमें से बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो तृणमूल में रहे हैं या कांग्रेस में रहे हैं, कुछ लेफ्ट के भी लोग हैं इसमें। तो ये सारे लोग जो हैं वही हैं जो उन पार्टियों में इन्हीं तरह के आरोपों में थे, अब यहाँ है तो उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। और हमेशा ये इसको जो है, मतलब जिम्मेदारी आपकी सरकार है भाई, आप इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं कि जो बोया है वो काटा है? तो आप कटवा रहे हैं, सरकार में आने के बाद आप ये बोया कटवाया कर रहे हैं। आपको चाहिए कि भाई कानून व्यवस्था को ठीक रखिए। आप जिस नाम पे आए हैं कि वहां आतंक का राज था, हिंसा थी, हम आंकड़े पढ़ रहे हैं, आप थी, तो आप तो ठीक करने आए हैं भाई, आप ठीक करने आए हैं। और अगर आप भी एंडोर्स करेंगे हिंसा को, साफ साफ वीडियोस उपलब्ध है कि उसको पत्थर से मारा जा रहा है, उसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उसको अंडे से मारा जा रहा है, वहां सिक्योरिटी नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स है भाई। ये एक विजुअल जब कल देर शाम मैंने देखा शीतल जी, उस विजुअल में अचानक वो इंटरव्यू देते समय पीछे से खींचता है, और चारों तरफ से जैसे लिंचिंग होती है ना भीड़ में, वो ऐसे सिर झुकाता है अभिषेक बनर्जी, और चारों तरफ से उसके ऊपर मुक्केबाजी घूसे चलते हैं, वो यही लिंचिंग होती है। ऐसे लिंच करके किसी को मार दिया जाता है। ऐसे ही कोई ऐसी फैटल चोट लग जाती है तो लिंच हो जाता है, आदमी मर जाता है। अगर वो सिर में हेलमेट न होता, वो पत्थर जिस तरह से मारा गया है, उससे भी मौत हो सकती थी। तो मौत और जीवन में बहुत दूरी नहीं होती जब इस तरह की परिस्थिति हो। तो परिस्थिति तो आपने पूरी कर दी थी। आप इसको अगर इस तरह से देखें कि संयोग अच्छा रहा कि उसकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन अगर ये भी आंकड़े में कहीं बदल गया होता कि इस स्तर के नेता की इस तरह से भीड़ ने मार के हत्या कर दी, ये सब बंगाल में प्रशासन चलाने वालों को, हर दल के लोगों के लिए, वहां के राजनीतिक वातावरण के लिए बहुत शर्मनाक है। और अब तो बीजेपी के लिए जिम्मेदारी है, केंद्र में आप है, राज्य में आप है, आपको पूर्ण बहुमत मिला हुआ है। आप जिस बात पे आए वो ये कि आतंक का राज था, आप उसको दूर करने आए हैं, आप तो खुद वही सब करना शुरू कर दिया आपने। तो फिर ये देखिए, अगर इसमें सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी ये है कि अगर पहले से प्री डिसाइडेड था और पहले से सूचना थी कि सोनारपुर में जहां इनके 24 परगना में इनके किसी कार्यकर्ता की डेथ हुई, सांसद जा रहे हैं, पहले से पता था, इसलिए वहां बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग जो जिन्हें कहा जा रहा है वो स्थानीय लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने चोर चोर के नारे लगाए और जो भी अंडे ये फेंके। तो ये पुलिस को उसको पता होगा कि भाई ये सब लोग आने वाले, तो पुलिस की जिम्मेदारी है सुरक्षा की, कि पुलिस वहां सुरक्षा के लिए मुस्तैद होती, लेकिन पूरे उस घटनाक्रम में पुलिस पूरी तरह से नदारद है,
पुलिस की कोई वहाँ भूमिका नहीं है। और जो लीडरशिप है, खत्म कर दूं, लीडरशिप है वो सही करे, अपने अपने अलग अलग बयान से वो जस्टिफाई ही कर रहे हैं। जैसे सुकांत मजूमदार का बयान है, बीजेपी कंडेम्स द अटैक बट अभिषेक बनर्जी मस्ट फेस consequences ऑफ हिज स्टेटमेंट। उसी तरह से टीएमसी लीडर वोंट बी एबल टू गो एनीवेयर, राहुल सिन्हा का बयान है। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि भाई ये जो हुआ ठीक है, हम निंदा तो करते हैं लेकिन यही होना था। और ये निंदा क्या कर रहे हैं, वो निंदा तो कर ही नहीं रहे हैं, जस्ट सिर्फ पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं, धमका रहे हैं कि आप कहीं नहीं जा सकते। ये क्या मतलब है भाई? और वहां पर तो उनके एक कार्यकर्ता की हत्या हुई है, ये दूसरा कांड है उसी जगह पर। ये जहां गए थे महोदय, वहां पर एक कार्यकर्ता की मृत्यु हुई है पोस्ट पोल वायलेंस में, और उस मृत कार्यकर्ता के घर जा रहे थे। अब ये सेकंड अटेम्प्ट था कि वहां जाने वाले लीडर को भी मार दिया जाएगा। ये तो बहुत ही हीनियस क्राइम है जो ये हुआ है, ये एक्चुअली नॉर्मल बात नहीं है। हाँ। न सिर्फ ये है कि अभिषेक बनर्जी सांसद भी हैं उस पार्टी के, ममता बनर्जी के भांजे भतीजे कुछ हैं, बड़े नेता हैं, उनके बाद सारी जिम्मेदारियां वो लेते हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत गलत बातें बोली हैं, उसके लिए जो गुनाह बनता हो उन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, एक्शन करिए। लेकिन अब तो कानून व्यवस्था आपके हाथ में है। आप अगर गैर कानूनी काम कराएंगे, इस तरह से किसी की सड़क पे हत्या कराएंगे जिससे आप असहमत हैं, और आप उसको फिर संरक्षा देंगे और उसके लिए कुतर्क गढ़ेंगे कि आप सुरक्षित नहीं है, कहीं निकलिए मत, नहीं तो यानी आप सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। सरकार में गृह मंत्रालय आप है कि नहीं है? इसका उत्तर क्या? बंगाल की सरकार का गृह मंत्रालय खत्म है क्या? उसकी व्यवस्था खत्म हो चुकी है क्या? ये तो मतलब बहुत ही, ये सब गैर कानूनी बातें हैं जो कर रहे हैं। अब ये बताइए शीतल जी, आ रहा हूं प्रभाकर जी आपके पास, जैसे पूरी बीजेपी आईटी सेल, बीजेपी का जो सपोर्ट सिस्टम है और जितने लोग हैं, छोटे छुटवैये नेता भी बहुत सारे, ये सब लोग इसको इसी तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं कि टीएमसी तो यही करती रही है, पहली बार टीएमसी को सबक सिखाया जनता ने, जनता की आर ली जा रही है, जबकि टीएमसी नेता इस तरह की तस्वीरें डाल रहे हैं जिसमें बीजेपी का कोई मंडल अध्यक्ष स्क्रीन पर अभी दिखाया, या ऐसी जो जैसे ये हैं कोई अभिजीत विश्वास या और लोगों की तस्वीरें आ रही है। अब एक चीज जो जस्टिफिकेशन में बात आ रही है, जैसे ये देख रहे हैं एक लेडी की तस्वीर है, एक बयान वायरल हो रहा है 2020 का अभिषेक बनर्जी का, जब जेपी नड्डा पर डायमंड हार्बर इन्हीं के इलाके में हमला हुआ था, तब अभिषेक बनर्जी ने कहा था, नड्डा वॉज इन ट्रबल टुडे इन डायमंड हार्बर, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट, द आउटबर्स्ट ऑफ पीपल्स एंगर इज नॉट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो लोग कह रहे हैं कि भाई अगर नड्डा पर हमला हुआ, जो तब बीजेपी के अध्यक्ष थे, इस तरह से नहीं हुआ, लेकिन जो भी हुआ, तो आप कह रहे हैं कि भाई ये पब्लिक का आउटबर्स्ट है, पब्लिक का एंगर है, जो मेरी जिम्मेदारी नहीं है और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो अब बीजेपी वाले पब्लिक का एंगर है, इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, बिल्कुल तृणमूल को इससे बरी नहीं किया जा सकता कि उन्होंने बेतहाशा हिंसा की है। मैं जब 21 में वहां गया था, मैंने आपसे कहा भी था कि मैं उस पर कर नहीं पाया, मुझे एक काम करने का मन था। मैं वहां गया, सीपीएम के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं हर शहर, तो 32 साल सरकार में रहे तो उन्होंने अपने दफ्तर अच्छे से बना लिए, और लगभग हर बड़ा दफ्तर हर जिले का फूंका हुआ था। उनके पास सब में फोटो बड़े बड़े लगे थे, मार्टायर्ड के फोटो उनके कार्यकर्ताओं के, और मतलब जलाती हुई भीड़ के, कैसे पानी बुझाया, ये सब उन्होंने हर ऑफिस में लगा रखे। यानी हर जिले का हर ऑफिस फूंकवा दिया था तृणमूल कांग्रेस। तो देखिए, ये लोग, इसमें कोई शक नहीं, ममता बनर्जी हो या ये हो, हम आप इनकी भी आलोचना इस बात के लिए बिल्कुल करना चाहेंगे और करनी चाहिए। इन्होंने इस राजनीतिक संस्कृति को पैदा किया है। ये तो वो है, इनके राज्यसभा सांसद ने बयान दिया है कि सीपीएम से लड़ने के लिए तो ये बीजेपी से इन्होंने मदद मांगी थी। राजनाथ सिंह इनका एस्प्लेनेड पे अनशन तुड़वाने गए थे, बीजेपी ने इन्होंने फंड की मदद मांगी थी, बाद में बीजेपी की सरकार में रही है। ये तो आपकी सहयोगी रही है भाई, ममता बनर्जी और बीजेपी तो सहयोगी रही है। सीपीएम के खिलाफ लड़ने में आप सब एक मंच पे थे। तो ये, लेकिन आपका राजनीतिक व्यवहार चाहे तृणमूल कांग्रेस करे उसको या बीजेपी करे, ये लोकतंत्र में सही कैसे ठहराया जा सकता? उन्होंने जो कार्यकर्ताओं की भी अदला बदली हो रही है। जैसे पहले क्या हुआ 2011 में, लेफ्ट के बहुत सारे कार्यकर्ता आ गए टीएमसी में, या अब कहा जा रहा है कि जैसे बीजेपी सत्ता में आई तो बहुत सारे इधर से उधर गए। अब दो तस्वीर बीजेपी की तरफ से जो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, एक या दो, कि इसमें एक दो वो लोग हैं जो टीएमसी के कार्यकर्ता रहे हैं, तो रहे होंगे जब टीएमसी के लीडर्स ही
बीजेपी में आ रहे हैं तो कार्यकर्ता भी आ गया होगा, उस लॉयल्टी चेंज वहां ऐसे ही होता है। ये भी वहां की एक संस्कृति है कि वो जो गुंडे उधर थे वो गुंडे सत्ता बदलते इधर आ जाएंगे। बीजेपी का ये आचरण हम उत्तर प्रदेश में, बिहार में, अब बंगाल में सब जगह देख रहे हैं। और सबसे शर्मनाक ये है कि ये आचरण सत्ता की ओर से आता है। कई बार मुख्यमंत्री ऐसे बयान देते हैं इन उत्तर भारतीय राज्यों में। वहां बिहार में एक नेता, एक एमएलए है दूसरी पार्टी के, वो कह रहे हैं यादव सब अपराधी होते हैं, इनका एनकाउंटर होना चाहिए। ये सब क्या है भाई? एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जात, एनकाउंटर करते समय पुलिस को जाति पूछ लेना चाहिए। हम कहां पहुंच रहे हैं भाई इस देश में? मतलब कानून व्यवस्था को जो सत्ता में आ जाएगा वो पेड़ पे टांग देगा। सब खुद ही मुंसिफ, खुद ही जज, खुद ही फांसी देने वाला, और खुद ही पुलिस, प्रोसिक्यूटर से लेके फांसी देने वाले तक सब एक ही आदमी। ये हम क्या बना रहे हैं भाई? बीजेपी जो कि केंद्र में भी है, वहां भी अब है, डबल इंजन की बात है, बहुत नैतिकता की बातें हैं, और फिर संविधान सम्मत है। आप संविधान की शपथ लेके वहां आए हैं, आपको संविधान सम्मत बातों का जवाब देना पड़ेगा। प्रभाकर जी, चूंकि आप कोलकाता में हैं, तो ये एंटीसिपेशन आज की इस घटना के बाद से हम लोगों को दिखने लगा कि अब पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा। ममता बनर्जी उस तरह से पब्लिक में गई नहीं। कल्याण बनर्जी की जो तस्वीर आई, हालांकि उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो नाटकीय है, उसमें हमला कितना हुआ और जमीन पर कितना लेटे, इसको लेकर भी बहुत विमर्श चल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, ट्विटर पर। लेकिन जो भी हुआ, ये ममता बनर्जी का ट्वीट है सामने कि बीजेपी सपोर्टर्स ने कल ब्रूटल अटैक किया, लिंच किया अभिषेक बनर्जी को, और आज उन्होंने अटैक किया जो चीफ व्हिप हैं कल्याण बनर्जी को, और उसके बाद ममता बनर्जी ने ये पिक्चर पोस्ट की है। तो यहां से आप क्या देखते हैं कि आने वाले समय में, जैसे तृणमूल ने सब कुछ समेट कर अपने में समाहित कर लिया था 2011 में लेफ्ट का, सारी गुंडागर्दी और सब कुछ, तो ये आने वाले समय में फिर ऐसा होगा? और जो इनकी मेन लीडरशिप है उनको खतरा है, और अगर खतरा है तो फिर इनकी सुरक्षा बढ़ाने की उनकी जिम्मेदारी है, जो सरकार सिस्टम में बजाय इसके कि इनकी सुरक्षा विड्रॉ करे और इनको पब्लिक के हवाले छोड़ दें। पब्लिक एंगर है जी। मुझे तो 15 साल बाद एक बार फिर इतिहास दोहराता नजर आ रहा है खुद को। 2011 में जैसा हुआ 2026 में अब फिर एक बार वैसा ही हो रहा है। और कई अटकलें हैं, कई बार खबरें भी छप रही हैं कि बीजेपी के नेताओं के भी बयान है कि 50 विधायक तृणमूल के हमारे संपर्क में है, 10 सांसद हमारे संपर्क में है। तो ये पुराना खेल है राजनीति का, खासकर बीजेपी का, कि विपक्षी दल को पूरी खत्म कर दो और अपने में मिला लो। तो इससे, और ममता फिलहाल इसी कोशिश में है कि अपनी पार्टी को जो कम से कम 80 लोग हैं उनको एकजुट बनाए रखें और एक साथ लेके रखें, पार्टी पर कोई खतरा नहीं हो, टूट फूट नहीं हो। लेकिन मुझे ये सिलसिला अभी और थोड़ा लंबा खिंचता नजर आ रहा है। कम से कम 6 महीने तक ऐसे हमले जारी रहने की भी आशंका है। मैं तृणमूल कांग्रेस को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा है। 15 साल में उसने भी, उसके नेताओं ने भी काफी कुछ अत्याचार किए हैं जो लोकतंत्र में किसी भी तरह जिनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। कि और उसके बाद बयान प्रभाकर जी, जो अभिषेक बनर्जी के भी कुछ बयान वायरल हो रहे हैं आज, और कुछ चिटपुट हमने चुनाव के दौरान देखे, वो भी बड़ा धमकाने वाले बयान थे कि 4 तारीख के बाद ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनके बंगला में बहुत सारे बयान वायरल हो रहे हैं। तो उन्होंने, आप चुनाव में आप रंजिश और निपटा देंगे और झेल ये कर देंगे, सबक सिखा देंगे, उसकी वो शब्दावली नहीं होती है जो शब्दावली का इस्तेमाल टीएमसी लीडर भी करते रहे, अभिषेक बनर्जी भी और बाकी लोग भी। बहुत अभिषेक बनर्जी हो, वो केस्टो जो बीरभूम वाले हैं, अणुव्रत मंडल, वो तो सरेआम धमकी देते रहते थे। बीरभूम वाले जो वर्षों तिहाड़ में रहे, फिर गाय तस्करी वाले मामले में, पशु तस्करी वाले, तो ऐसे नेताओं की कमी नहीं रही है तृणमूल कांग्रेस में खासकर। और ये सिलसिला 2016 में जब दूसरी बार सरकार में आई तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद ऐसे लोग पार्टी में, ऐसे लोगों का कद बढ़ने लगा और ऐसे बयान सामने आने लगे। खुद अभिषेक ने भी कहा था कि 4 तारीख के बाद देखूंगा कि किसका बाप यहाँ बचाने आता है, मैं सबको देख लूंगा। ये उनकी भाषा थी, यही कलकत्ते में उन्होंने कहा था। तो ये सब बयान है, लेकिन बावजूद इसके मुझे नहीं लगता कि सिर्फ बयान से आम लोग इतने उत्तेजित हो जाएंगे कि राह चलते मारपीट और लिंचिंग शुरू कर देंगे। और कल लिंचिंग हो सकती थी, शीतल जी ने भी जैसा कहा, हेलमेट नहीं होता, कुछ देर और पुलिस नहीं आती तो लिंचिंग हो सकती थी।
कोई इसमें दो राय नहीं थी। नहीं, अब आप देखिए ना, यही तस्वीर हमने इसलिए ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि अभिषेक बनर्जी ने हेलमेट ना पहना होता तो वो सीधे चेहरे पर लगता, और उसके बाद जिस तरह से भीड़ घेर रही थी, जैसे एबीपी न्यूज का रिपोर्टर उनको खींच के ले गया, भाई 4 मुक्का लग गया कहीं दाएं बाएं तो आदमी कई बार उसको क्या होता है पता नहीं चलता है। हाँ, छाती पे, सीने पे 2-3 मुक्का लग जाए तो आदमी की मौत हो सकती है, उससे पेट पे लग जाए, लीवर पे लग जाए, किडनी पे लग जाए, तो कल कुछ भी हो सकता था। जिस तरीके से बार बार भीड़ उनको छीन के, घेर के, और लात, जूते, चप्पल जिसको जो आ रहा है बरसा रहा है। एक मैंने वीडियो देखा, उसमें एक लड़का तो उनको 4 बार कम से कम आगे से पीछे से घुसे और लात से मारता नजर आ रहा था। तो ऐसे कई वीडियो जब वायरल है काफी सोशल मीडिया पर, और ठीक है तृणमूल कांग्रेस ने गलत किया, लेकिन उसके लिए लोकतंत्र में तरीके हैं, कानून है, अदालतें हैं, पुलिस है, मुकदमे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सरे राह चलते तब तो एकदम ये तानाशाही वाली बात हो जाएगी। और आज तो आपके पास सरकार है ना भाई। हाँ। तृणमूल कांग्रेस के जितने लोगों ने गुंडागर्दी की, विधायक ने, पार्षद ने, लोकल लोगों ने, आपके पास सरकार है। आप पुरानी फाइलें खोलो, इन्वेस्टिगेट करो, और जो न्यायिक व्यवस्था है उसके आधार पर कार्रवाई करो। लेकिन ये कौन सा तरीका हो सकता है कि कोई सांसद अपने इलाके में जाए तो उसको इस तरह से घेर करके और कपड़े फाड़ कर और उसके बाद पत्थर मारकर उसको इस स्थिति में पहुंचा। सही करे। लोकतंत्र में ऐसी तस्वीर अमूमन कम देखने को मिलती है। खासकर बंगाल में हमले होते रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के दौर में भी पथराव हुआ है, नड्डा से लेकर कई बीजेपी के नेताओं की गाड़ियों पर पथराव हुआ है, गाड़ियां तोड़ी गई है, कूच बिहार से लेकर बीरभूम, नदिया जिले में भी। लेकिन सरेआम सड़क पर चलते किसी सांसद को घेर कर पीटने की ऐसी घटना मैंने, कम से कम मुझे याद नहीं आ रही है कि ऐसी हुई हो। और ऐसे बीजेपी के भी जब लोग आते रहे हैं, सांसद आते रहे, तो उनके साथ पर्याप्त पुलिस रहती है, पुलिस सुरक्षा रहती है। ऐसा नहीं है कल जैसा कि कहीं कोई पुलिस नहीं थी, 2 सुरक्षा कर्मी सिविल ड्रेस में थे, सफारी पहने वाले, आईबी सीआईडी के लोग रहते हैं, आईबी के खुफिया विभाग के, तो वो मामूली सुरक्षा थी। वो दोनों भी हथियार बंद थे या नहीं मुझे नहीं मालूम, निहत्थे थे या क्या थे। लेकिन ऐसा कोई चारों तरफ से घेर के बिना पुलिस के, जबकि पहले से मालूम है कि वहां जाएंगे, और तो पुलिस का आखिर क्या काम है? उसको अनुमान क्यों नहीं लगा कि लोगों में अगर गुस्सा है, इतना आक्रोश है, तो आखिर खुफिया विभाग क्या कर रहा है? क्यों नहीं पहले से वहां सुरक्षा तैनात थी, पुलिस तैनात थी? देखिए, वो उसके जो तस्वीरें आई, कुछ पिक्चर जिसमें महिलाओं के हाथ में अंडे हैं, टमाटर हैं, वो सब फोटो सेशन हुआ है बकायदा। तो फोटो सेशन हुआ है, इसका मतलब सब पहले से इंतजार कर रहे थे। तो ये लोकल पुलिस को भी तो पता होना चाहिए ना कि वहां टीएमसी का लीडर आ रहा है। लेकिन चलिए, आखिरी सवाल शीतल जी आपसे, पॉलिटिकली अगर देखें तो ममता बनर्जी का कल ये बयान आना कि राहुल गांधी ने कॉल किया था कि अगर अभिषेक बनर्जी का वहां इलाज नहीं हो रहा है तो हम हैदराबाद में इलाज कराएंगे, या राहुल गांधी को अभी भी कुछ देर पहले अभिषेक बनर्जी की तरफ से शुक्रिया अदा करना, और यही ममता बनर्जी हैं जिनके तेवर पर हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी चुनाव के नतीजों के बाद। तो यहां से आप किसी तरह के एक बार फिर से उस गठबंधन को रिवाइव होते देखते हैं, क्योंकि अब सबको लग रहा है ये संकट है। ढाला है। हाँ, गठबंधन एक ढीला ढाला है। अब गठबंधन कभी कभी जब इमरजेंसी होती है, जैसे अब बंगाल चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी को इमरजेंसी है कि उनकी कम से कम नेशनल लेवल पे, अब वहां सरकार तो बची नहीं, तो उनकी कोई भूमिका राजनीतिक बनी रहे। तो उनकी ये जरूरत है कि इस समय, इसीलिए उन्होंने पुश भी किया है, और शायद 6 को मीटिंग भी होगी। तो राहुल गांधी की ओर से अच्छा है कि चुनाव के समय उन्होंने बहुत बातें की, जो करता है कोई भी चुनाव लड़ते समय। आप एक दूसरे के खिलाफ है तो एक दूसरे की आलोचना करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने उस आलोचना को जिंदा नहीं रखा, और वो ममता बनर्जी और इससे लगातार एक अफर्मेटिव संपर्क में है। तो ये चीज एक अच्छी संभावना, राजनीति की अच्छी संभावना इसको कह सकते हैं आप। लेकिन सब लोग पीठ के पीछे खंजर रखते हैं, इसलिए आज क्या कह रहे हैं और कल क्या कहेंगे उसको हम आप गारंटी कभी नहीं दे सकते। आज उन्होंने अच्छा कहा है तो हम अच्छा कह दे रहे हैं, अब कल देखेंगे वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं। सही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शीतल पी सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर मनी जी। देखते हैं ये जिस तरह की तस्वीरें आई ऐसी आगे ना आए, और कम से कम मोदी और शाह की सत्ता को ये इंश्योर करना चाहिए कि जिसके लिए बंगाल में जिस सियासी हिंसा, चुनावी हिंसा, जिस तरह की हिंसा के लिए बंगाल कई बार बदनाम रहा है, तो वैसी स्थिति ना आए कि एक सांसद को जिस तरह से घेर कर भीड़ ने लिंचिंग की तरह एक नौबत आ गई थी, ऐसी तस्वीरें दोबारा ना आए, और उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो जिनके चेहरे उन कैमरों में
या उस वायरल वीडियो में कैद है। और एक भरोसा देना चाहिए कि ऐसी चीजें किसी भी सूरत में सरकार और सिस्टम किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेगी और बर्दाश्त नहीं करेगी। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।